नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 144 अभ्यर्थियों और उत्तराखंड परिवहन निगम में मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 43 पात्र आश्रितों को नियुक्ति पत्र बांटे। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुल 187 विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए चयनित अभ्यर्थियों से ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबित दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को भी नियुक्तियां देने का काम किया है। बीते वर्ष 150 आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से 2024 में निगम ने रिकॉर्ड 56 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया है। बता दें आपको, मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुल 187 विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए चयनित अभ्यर्थियों से ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबित दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्तियां देने का काम किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, सीएम का क्या प्रोग्राम रहा, किस तरीके का कार्यक्रम था? देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड में सबसे पहले उनको बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं वो चाहते हैं कि प्रदेश में रोजगार के अवसर से ज्यादा से ज्यादा वो जो तो तलाशे जाएं कि कहाँ पे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। तो इसी को देखते हुए जो कल नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, तो उनका ये कहना है कि जो लोग युवा वर्ग है या महिला वर्ग है, उनको अधिक से अधिक जो है नियुक्ति पत्र दिया जाए। और जो परिवहन विभाग के जो 144 लाभार्थी थे जिनको जो है नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, वो सिंचाई विभाग के विभिन्न पदों पे या जो आश्रित थे उनको ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि प्रदेश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है और बेरोजगारी को लेकर जो है सबसे सीएम धामी ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले। तो इसी को देखते हुए सिंचाई विभाग के 144 और ये 43 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और अलग अलग विभागों के हैं। ये नहीं, ये एक ही विभाग के, ये अलग अलग विभागों के हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। और ये खास करके ये चाहता है सीएम पुष्कर सिंह धामी की कि जो लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं या सिर्फ युवा ही नहीं, महिलाएं जो अन्य जो काफी सहयोग कर रहे हैं, उनमें रोजगार देने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये है कि युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को रोजगार मिले और प्रदेश जो है विकास की ओर बढ़े। जी सतीश, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए आप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ जिले में संबंधित विकास कार्यों तथा एवं मानसून की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रदेश में पिछले 18 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। वहीं इस पर जानकारी देते हुए भाजपा की वरिष्ठ प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि प्रदेश में चल रही लगातार बारिश के चलते सभी जिलाधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया गया। वहीं विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई गई ताकि प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति को ना हो, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री कटिबद्ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतीश कोठारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है, वर्चुअल बैठक की है, इसमें क्या मतलब किन किन कार्यों की समीक्षा हुई है?
देखिए, खास करके तो इस समय प्रदेश में लगातार 18 घंटे से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश चल रही है। ये अपना जो है रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट की घोषणा कर दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। आपका विभाग भी बिल्कुल आपदा कंट्रोल में बैठा हुआ है, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। हर जिले के 13 जिले के डीएम वर्चुअल बैठक में शामिल हुए और सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पे कोई चूक ना हो, कोई अप्रिय घटना न हो, उसके लिए जो है अलर्ट किया गया है। क्योंकि अभी भी कल तक के लिए जो है मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा है कि कोई भी कहीं भी बादल फट सकते हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो उसको लेकर लगातार जो है सीएम धामी वर्चुअल बैठक ले रहे हैं और आज जब बैठक ली तो साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पे अगर कोई चूक होती है तो उस जिले का डीएम जो है जिम्मेवार होगा। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कब कुछ भी कहीं पे भी टूट फूट हो सकती है, कहीं बादल फट सकते हैं। क्योंकि लगातार जो है 18 घंटे से बारिश चल रही है, मूसलाधार बारिश है और अभी जो है कल तक का अलर्ट है। ये नहीं कि अब अलर्ट खत्म हो गया, कल तक का अलर्ट है और स्कूलों को भी बंद रखा गया है काफी जिलों में। तो ये देखा जा रहा है कि अभी जिस तरीके से बारिश हो रही है प्रदेश में और खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में, उन जगहों में ये देखा जा रहा है कि कोई भी अप्रिय घटना हो न हो, तो उसको लेकर लगातार सीएम धामी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डीएमओ से बात कर रहे हैं। हर जिले के जहां देख रहे हैं कि ज्यादा बारिश हो रही है, ज्यादा दिक्कत है, वहां तुरंत डीएम से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहां पे क्या स्थिति है, किस तरीके की स्थिति है। लगातार वर्चुअल बैठक कर रहे हैं और साथ ही जो अन्य जो वहां के विकास कार्य है, अन्य जो दिक्कतें हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, सभी को लेकर बात करी है कि कहीं पे टूट फूट, कहीं पे किस तरीके का विकास कार्य चल रहा है, कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, कहीं कहाँ की रोड खुली, कहाँ की नहीं खुली। यात्रा सीजन भी है साथ में उत्तराखंड में, तो उसको लेकर लगातार जो है बैठकें चल रही। जी जी, बहुत शुक्रिया। और आपसे अभी और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक आप बने रहिए। उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार पर महिला अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया है। दरअसल अशासकीय महाविद्यालय में महिला कर्मचारियों को मिलने वाले मातृत्व अवकाश को उत्तराखंड शासन द्वारा फिलहाल रोक दिया गया है। इस पर एक शासनादेश भी उत्तराखंड शासन की तरफ से जारी किया गया। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि यह सरकार की पहली महिला विरोधी सोच है। एक तरफ सरकार महिला सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उनको मिल रहे अधिकारों को भी छीनने का काम कर रही है। जब अन्य महाविद्यालय में यह सुविधा जारी रहेगी तो अशासकीय विद्यालयों में ही इसे बंद करना क्या न्याय संगत है? इससे सरकार की मंशा पर भी कांग्रेस ने कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। मातृत्व अवकाश को लेकर एक अशासकीय जो विद्यालय महाविद्यालय हैं उनमें शिक्षण कार्य कर रहे या अन्य ड्यूटीज में जो काम कर रही हमारी बहनें हैं, उनको मातृत्व अवकाश जो दिया जाता है, जो कानून भी है, उसका उल्लंघन करते हुए सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि ये कानून इन अशासकीय विद्यालयों में नहीं लागू होगा और वहाँ जो हमारी बहनें कार्यरत हैं उनको इस लाभ से वंचित किया जाएगा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब जो मुख्यमंत्री धामी ने जो निर्देश दिए थे, जो शासकीय विद्यालय हैं उनमें जो मातृत्व अवकाश मिलते थे 6 महीने के, वो अवकाश की बात आई तो उन्होंने सीएम धामी ने वो बंद कर दिए, सरकार ने बंद कर दिए हैं। तो उस पे लगातार जो है विपक्ष, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रहा है। सरकार तो साफ कह रहा है कि इस तरीके की महिला विरोधी जो नीति है सरकार की, ये अच्छी नीति नहीं है। क्योंकि हमारे प्रदेश में जो सरकार का, वो तो बिल्कुल सरकार का जीव है, वो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जीव है कि मातृत्व को लेकर जो है महिलाओं को छुट्टी दी जाए। तो उसको लेकर जो है जहां पे सीएम धामी ने जो कदम उठाया उसको गलत ठहराया गया है विपक्ष की तरफ से और कहा गया है कि इस पे दोबारा निर्णय लें क्योंकि ये गलत है, ये महिला विरोधी है। जी बहुत शुक्रिया सतीश कोठारी ये जानकारी देने के लिए।
प्रदेश में मानसून का दौर चल रहा है। जगह जगह पानी भरने, नालियों के चौक होने सहित कई अन्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने पूरे मामले पर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार है। सरकार के विधायक खुद कई बार विभिन्न समस्याओं को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन ना तो नगर निगम और ना ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। कहा कि बरसात के मौसम में जगह जगह सड़कों पर पानी भर रहा है, डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। नालियों की सफाई न होने से नालियां चौक हो रही है। ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि मानसून को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। तैयार हैं, ये तो धरातल में कहीं भी नहीं दिख रहा है। बरसात का सीजन चल रहा है, जगह जगह जल भराव हो रहा है। इनके विधायक हैं खजान दास जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि मैं अधिकारियों को कई बार बोल चुका हूँ, मैं अधिकारियों को प्यार से समझा चुका हूँ, डांट के समझा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर इस सरकार में सत्ताधारी पक्ष के विधायक का बात नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी की बात को क्या सुना जाएगा। आज बरसात के सीजन में सारे नाले चौक हैं, कूड़े का पूरा ढेर लगा पड़ा है। राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली उत्तराखंड क्रांति दल एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और राज्य आंदोलन में फील्ड मार्शल की उपाधि पाने वाले दिवाकर भट्ट ने कहा कि यूकेडी ने राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया और कुर्बानी देने के बाद इस राज्य को हासिल किया था। उन्होंने कहा कि अब राज्य बचाने को लेकर आंदोलन करना पड़ेगा। भट्ट ने कहा कि वे पहले राज्य के लोगों को जागरूक करेंगे और उसके बाद आंदोलन की तैयारी की जाएगी। दिवाकर भट्ट ने कहा कि आंदोलन में भूख हड़ताल या फिर किसी तरह की रूपरेखा होगी, वह तो पार्टी ही तय करेगी। दिवाकर भट्ट ने पार्टी के 2027 के एजेंडे की बात को टालते हुए बड़े आंदोलन करने की बात पर भी जोर दिया। और ये कोशिश कर रहे थे कि वो पक्का माने, उसे बताते नहीं यूज करके हमारे बात हमें भी ये बैनर के पूरा आप वाले वाला हजार में बच्चा जाते ही है। मुख्य उद्देश्य केवल इतना है कि राज्य बनाने के लिए हम जो बड़े अब आंदोलन में उतरेंगे और पहले भी हमने कुर्बानियाँ दी हैं राज्य बनाने के लिए, अब राज्य बचाने के लिए देंगे और राज्य बचाएंगे। तो राज्य बचाने का हमारे पास कोई और तरीका है नहीं। हम इस पर आमरण करे, जो आमरण करे, ये तो तय करेगी पार्टी। मैं नहीं कह सकता हूँ कि अब ऐसा आंदोलन होगा कि तथाकथित तो सरकारें जाएंगी या चुपचाप करके राज्य बचाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश वालिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, यूकेडी आंदोलन की तैयारी में है। यूकेडी एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी क्यों कर रही है? देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल की जो भूमिका है उसे किसी भी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम जो नेता थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और राज्य हासिल भी किया था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उस दौरान जब पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय उत्तराखंड क्रांति दल के 3 या 4 विधायक चुनकर आए थे, तो उनकी जो भूमिका रही है उसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। जो फील्ड मार्शल उत्तराखंड क्रांति दल के जो फील्ड मार्शल रहे हैं दिवाकर भट्ट, उनका साफ साफ कहना यह है, उन्होंने प्रेस वार्ता करके ये स्पष्ट रूप से कहा है कि अब जिस उद्देश्य से राज्य का गठन किया गया था वो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। राज्य में लगातार भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अब उत्तराखंड जो क्रांति दल है वो नए सिरे से यहाँ पर आंदोलन करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन किस प्रकार का होगा ये तो पार्टी में तय किया जाएगा, लेकिन यह तय है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड क्रांति दल के जितने कार्यकर्ता हैं वो आंदोलन करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। उत्तराखंड जो क्रांति दल का आंदोलन है वो इतना बड़ा होगा कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उसमें भाग लेंगे और तमाम जो पर्वतीय क्षेत्र के या जो मैदानी क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं वो उसमें भाग लेंगे और राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया रुपेश वालिया हमें ये जानकारी देने के लिए।
देहरादून में भारतीय जनता पार्टी मोर्चा की ओर से रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें शुभकामनाएं दी। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर ने कहा, यह हमारी संस्कृति है और यही हमारी गौरवशाली इतिहास है। राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भी बराबरी की भागीदारी निभा रही है। रक्षाबंधन की इस पावन पर्व पर जोगिंदर सिंह पुंडीर ने सभी को बधाई दी। यही हमारे संस्कार है और यही हमारा गौरवशाली इतिहास है। मातृशक्ति को नमन करते हुए हम अपने राष्ट्र के निर्माण में इनको भी अच्छी सहभागिता के साथ, ये भी जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार से हमारी बहनों ने उसको लीड किया, ये आप देख रहे हैं बदलता भारत है। मातृशक्ति का सम्मान है। मातृशक्ति आज कंधे से कंधा मिलाकर पूरे विश्व में हम हमारे जैसे हमारे बेटे चलते थे, ऐसे आज हमारी बेटी नाम रोशन कर दिए और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज आप देख रहे हैं वो रिजल्ट कितना अच्छा रिजल्ट है। और आपकी हमारे घर से माँ बहन बेटे पढ़ लिख के आगे बढ़ के पूरे विश्व में देश का मान बढ़ा रही हैं। हरियाणा के पूर्व के कैबिनेट करतार सिंह भड़ाना मंगलौर विधानसभा के गांव घोसीपुरा फिर मुंडलाना पहुंचे और अलग अलग जगह पर जनसभाओं को संबोधित करके लोगों का आभार जताया। करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि वह हर उस गांव में जाकर लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं जहां के लोगों ने उन्हें अपना अमूल्य वोट दिया था। उन्होंने घोसीपुरा गांव को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुंडलाना गांव को 15 लाख रुपए देने की बात कही ताकि वहां पर विकास कार्य कराए जा सके। इस मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें चुनाव हारने के बाद भी लोगों का अमूल्य प्यार मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि 2027 के चुनाव में मंगलौर विधानसभा के लोग इस बार भारी मतों से जिताकर अपना विधायक बनाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे आशा करते हैं कि मंगलौर विधानसभा के सभी धर्मों के लोग उनको इस बार विधायक बनाएंगे। अगर बात की जाए धन्यवाद, करीब करीब सभी गाँव में जा रहे हैं और सभी गाँव के मंदिर व मस्जिदों में 15 से 25 लाख रुपए दे रहे हैं। कल भी दोनों गांवों में 15 लाख रुपए का चेक दिया। अभी तक तकरीबन 17 गांव में वे लोग चेक दे चुके हैं। अब ये तो बुद्धि जी वो आपको दिख रहा है कि मेरे को जो भी मिलता है ना, चाहे यहाँ मिले चाहे बाहर मिले, आते जाते, क्योंकि मैया पे यहाँ पे उद्धार होता है, देवभूमि है, दूर दूर से लोग आते हैं। पर जो आते हैं ना वो ये कहते हैं जिन्हें पता है कि भाई पीछे क्या लगा जी, अब के तो गलती हुई, आगे नहीं। दिनेशपुर थाना परिसर में निर्माणाधीन स्टाफ रूम का उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान एडिशनल एसीपी रेवाधर मठपाल ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने दिनेशपुर थाना परिसर में बन रहे स्टाफ रूम जिसका मौके पर मुआयना किया गया, जिसमें कुछ कमियां रह गई थी, उसका कार्य संस्था को कहा गया है जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करने को कहा गया है। इसके अलावा थाना परिसर में पार्क का निर्माण भी कराया जा रहा है। फिर जो कार्रवाई संस्था है उसको हैंडओवर कार्रवाई करती है। हैंडओवर से पूरी हमने विजिट कर लिए थे, लेकिन आज एसएसपी सर स्वयं यहाँ आए और इसका मौका बनाना किया गया। जो कमियां हैं वो कार्रवाई संस्था को बताई जाएगी और छोटी मोटी कमियां हैं, कमियां मीन्स उनको कुछ सामान और लगाना है इसके अंदर, वो के कार्रवाई संस्था को करेंगे, लगा देंगे, उसके अपने हैंडओवर कार्रवाई करनी होगी। और वैसे पूरा सर ने चेक किया तो साफ संतुष्ट थे, अच्छा बिल्कुल अच्छी बनी हुई है। खबर दिनेशपुर से है, जहां एक बुजुर्ग पर 13 साल के नाबालिग के साथ कुकर्म का आरोप लगा है। बच्चे के पिता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं ग्रामीण एवं स्थानीय परिजनों ने बताया कि 72 वर्षीय रिटायर पीएससी कर्मी ने 13 साल के लड़के के साथ बहला फुसला कर अश्लील हरकत कर दी। आरोप के वैसे नाबालिग ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मामला सामने आया तो परिजन एवं ग्रामीणों ने जमकर चप्पल जूतों से उसकी पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले किया। पुलिस तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है।
हरिद्वार के सैनी आश्रम के संचालन को लेकर दो गुटों में विवाद जारी है। इसी मुद्दे को लेकर एक गुट से जुड़े लोगों ने ज्वालापुर स्थित निजी बैंकेट हॉल में बैठक की। सैनी आश्रम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग शामिल हुए। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी समेत सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार जिले के कई गांवों से आए सैनी समाज के लोगों ने कार्यक्रम को समर्थन दिया। बैठक में सैनी आश्रम के संचालन को लेकर कई प्रस्ताव पास किए गए। हालांकि पूर्व में भी मारपीट को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और सैनी आश्रम जा रहे लोगों को बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। सैनी आश्रम बचाओ संघर्ष समिति के संरक्षक मनोज सैनी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सैनी आश्रम की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं सैनी सभा के अध्यक्ष आदेश सैनी ने सभी आरोपों को निराधार बताया। हमारे यहाँ 5 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें जो ये जयचंदी मैं कहूँगा उनको, जिन्होंने फर्जी कमेटी जाली दस्तावेज के जरिए पंजीकृत कराई है, उनको एक तो समाज से बहिष्कृत करने का और इनको सैनी आश्रम से भी उनका बाइकाट करने का। देखिए, माहौल जो है बिल्कुल शांत है। ये सैनी जो सभा के 2 पक्ष हैं, उनमें से एक पक्ष की आज यहाँ पे आम सभा थी, जिसको लेके लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और पुलिस व्यवस्था जो है वो सारी ड्यूटियाँ यहाँ पे लगाई गई है और माहौल अभी शांत है। ये देखिए, समाज के लोग हमारे बहुत शिक्षित हैं, बहुत समझदार लोग हैं। ये जो अनभिज्ञता फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो समाज के लोगों ने देख भी लिया आगे। ये हवा उड़ा रहे थे कि 10,000 आदमी आएंगे, 1 लाख आदमी आएंगे, वहाँ 400 आदमी भी नहीं थे। और समाज के लोग देखने आए, हम मानते हैं, सुनने आए उनकी बात। जिस तरह की अफवाहें उन्होंने फैलाई है कि आश्रम बेच लिया, कब्जा कर लिया, वो कर लिया, ये तो आप लोग देख रहे हैं, आश्रम पर तो कोई कब्जा नहीं है। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। हरिद्वार में रात में हुई जोरदार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बता दें, शहर के विभिन्न इलाकों में जहां जलभराव की स्थिति है, शहर में जलभराव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात सरकारी विद्यालयों की जाए तो सरकारी विद्यालयों में बारिश के कारण जलभराव हो गया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मिस्सरपुर में वर्षा का जल भीतर आ गया, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शहर के गुलाब घाटी इलाके के पास रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूटी पर सवार 2 युवक सड़क पर बहते तेज पानी की धारा में बह गए। बताया जा रहा है कि यह घटना गोला नदी के पास स्थित एक नाले की है, जहां बारिश के चलते पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया था। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया। टीम ने साहस दिखाते हुए तेज बहाव में फंसे एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि दूसरा युवक अभी भी लापता है और उसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बारिश के चलते गोला नदी उफान पर है और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। कई सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात बाधित हो गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों और जलभराव वाले इलाकों की ओर न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत टीम लगातार अलर्ट मोड पर है। 8:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि ये लोअर माल रोड में होटल मैनेजमेंट के आसपास एक दुर्घटना हो गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो मालूम पड़ा कि एक ट्रक से जो है एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है। उसमें 2 लोग थे। तत्काल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो दोनों को हॉस्पिटल लाए, तो एक तो ब्रॉड डेड यहाँ पाया गया और दूसरे को थोड़ा सा चिकित्सा के बाद डॉक्टरों ने डेड घोषित कर दिया। जो ट्रक चालक है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और उसको हमारी हिरासत में। हॉस्पिटल में 2 मरीज आए थे, ब्रॉड डेड हैं। एक का नाम है कृष्णा सिंह, उनकी जो उम्र है 29 ईयर्स है और उनका जो सारी खोपड़ी पे चोट थी, हेड इंजरी थी, एक्टिव ब्लीडिंग की वजह से नाक से कान से ब्लीडिंग थी, तो ब्रॉड डेड लाए गए थे। दूसरे जो मरीज हैं उनका नाम है राकेश कुमार, उनकी उम्र लगभग 34 साल की है और उनका खोपड़ी सारी खुली हुई थी और उनकी आंतड़ियाँ सारी बाहर थी, वो भी ब्रॉड डेड लाए गए थे। गंभीर हालत में थे दोनों, रोड साइड एक्सीडेंट के वजह से उनको यहाँ लाया गया है। जौनसार बावर की लाइफलाइन कहे जाने वाला कालसी चक्राता मोटर मार्ग एक बार फिर पूरी तरह से बंद हो गया है। डेंजर जोन जंजरेड में भारी लैंडस्लाइड हुआ। देर रात हो रही लगातार बारिश से पहाड़ दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। मौके पर लोक निर्माण विभाग की 2 जेसीबी मशीनें भी तैनात हैं, लेकिन पहाड़ से लगातार गिर रहे मलबे के कारण मार्ग खोलने में समस्या आ रही है। फिलहाल मार्ग पूरी तरह बंद है और मार्ग खोलने में कई घंटे लगने की संभावनाएं हैं।
पौड़ी शहर के श्रीनगर रोड पर बीती देर रात एक दुकान में आग लग गई। बता दें, आग लगने से लाखों रुपए का सामान जरूर जलकर राख हो गया। आग लगने की इस घटना ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। गनीमत रही कि समय रहते आग आसपास की दुकानों में नहीं फैली, वरना नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। दुकान स्वामी मुकेश नेगी जब वे भागते हुए दुकान में पहुंचे तो देखा कि अंदर धधकती आग ने पूरी तरह से सामान को अपनी चपेट में ले लिया है। मुकेश नेगी ने बताया कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रही है। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया तब तक दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो चुका था। 40 पे घटना घटी है और मुझे 12 बजे पता लग गया था। इस कारण मैं 12 बजे यहाँ आया और मैंने आग बुझा दी, जिसमें मेरा कई सामान ऐसा था जो कीमती था, जैसे कंप्यूटर हो गया, CPU हो गया, आपका ये एस सीरीज का जो जितना भी सामान था, कुछ पेपर वर्क मेरे इसके थे, अपना ये जैसे कि सेल परचेज के कुछ पेपर थे वो जल चुके हैं। मेरा बहुत ही नुकसान हो चुका है, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का। और बाहर इनका वॉशिंग सेंटर भी है। बड़ा मेहनती लड़का, दुकान पूरी भरी हुई थी। इनका जो है कंप्यूटर मॉनिटर वगैरह तो जल ही गए हैं, दस्तावेज भी सब जल गए हैं और दिखाई दे रहा है कि जैसे एसेसरीज का जो भी सामान है ये इनका लगभग सारा ही जल चुका है। तो काफ़ी इनको नुकसान हुआ है और समय रहते इन्हें पता लग गया रात को, तो जिससे जो है और यहाँ पानी का इनके वहाँ प्रेशर भी था, तो उससे इन्होंने काफ़ी हद तक जो आग को कंट्रोल किया। आज सावन महीने का अंतिम सोमवार है। देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगातार जारी है। बता दें, सुबह से ही श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं। वहीं हरिद्वार के शिवालयों में भी भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। मंदिरों में बम भोले की गूंज है। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में शिव के ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। शास्त्रों में सोमवार का विशेष महत्व होता है। बता दें कि इस बार सावन में 4 सोमवार व्रत पड़े। वहीं सावन के 3 सोमवार व्रत बीत चुके हैं और अंतिम सोमवार व्रत आज है। सावन के सोमवार पर महादेव की विशेष आराधना की जाती है। मान्यता है कि जो इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा अर्चना करता है उसके सभी काम पूरे होते हैं। सावन के अंतिम सोमवार पर 4 शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही गुरु और शुक्र के संयोग से गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।